नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों पर और उनके लिए झारखंड या देश के अन्य अस्पतालों में आईसीयू की में क्या व्यवस्था होती है। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से क्रिटिकल केयर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश जी को। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही रखेंगे हम लोग कि आखिर में ये जो क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है इसको स्थापित करने की मंशा क्या है? देखिए, बेसिकली क्रिटिकल केयर यूनिट का जो भी आईसीयू में आपने सुना होगा कि जो भी आईसीयू में पेशेंट आते हैं वो क्रिटिकली इल रहते हैं, मतलब गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की उनको आवश्यकता होती है, इन्फेक्शंस रेट ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे मरीज में मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी काफ़ी हाई होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल केयर यूनिट का स्थापना किया गया था। यस एग्जैक्टली जी। एकदम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इसमें कैसे कैसे गंभीर मरीजों का हम लोग इलाज करते हैं? मैं अपने रिम्स की बात करता हूँ जिसमें सर्जिकल यूनिट्स के भी पेशेंट्स आते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के भी पेशेंट आते हैं, न्यूरोसर्जरी के भी पेशेंट्स आते हैं। वैसे मरीज जिनकी हालत सही में गंभीर है, जिनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे वैसोप्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनआईवी बाईपैप की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे मरीजों का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। इसी के कारण क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बहुत सारे जीवन रक्षक जो है मशीनों पर रख करके हम मरीजों का इलाज करते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि ये मशीन कितने कारगर हैं और मरीज का जो है उनको रिकवरी करने में इनका क्या, मशीनों का क्या उपयोग होता है? देखिए, मशीन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आम लोग जानते होंगे वेंटिलेटर, ये आम धारणा बनी हुई कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो मरीज को वेंटिलेटर से हटाना बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट की जान जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। आप जितने भी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होते हैं जिसमें जनरल एनेस्थेसिया ये सब जनरल एनेस्थेसिया दिए जाते हैं, वैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के ही सर्जरी होती है। पेशेंट जाता है बोलते हुए, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो वैसे मरीज को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तब उसकी ऑपरेशन होती है। उसके बाद वेंटिलेटर से पेशेंट को आउट किया जाता है। आउट करने के बाद आप देखते होंगे कि पेशेंट बाहर आके बोल रहा है। तो ये आम धारणा बनी हुई है। हाँ, आईसीयू में है कि पेशेंट जो है चूँकि बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, क्रिटिकली इल है, बीमारियों से ग्रसित है, तो उस केस में मरीज को वेंटिलेटर से पे 5 दिन 10 दिन जैसा उसका स्थिति है। कुछ मरीजों में बेशक वेंटिलेटर से पेशेंट्स को हटाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी का हमेशा उपयोग में आना चाहिए। आप इन्फ्यूजन पंप पे अगर कोई वैसोप्रेशर चलाते हैं, आप कंटिन्यू तो उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। इन्फ्यूजन पंप वो कितना आपका वैसोप्रेशर्स का, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन जैसे है बीपी बढ़ाने की दवा, उसका क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सेट कर दिया जाता है। और ये जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये हमने बताया कि ये जो क्रिटिकल केयर तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर झारखंड में या कहीं किसी भी राज्य के किसी भी एक मेट्रोपॉलिटन शहर जो होता है वहाँ रहता है, तो एक सीमित संसाधन में हम कैसे बेहतर सुविधा दे पाए, ये कैसे मतलब हम लोग कर पाते मैनेज? मैं अपने झारखंड की बात करता हूँ। हमारे यहाँ सदर अस्पताल है, पीएचसी है, लेकिन सबसे जो एक आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। पहला, हमारे यहाँ रिम्स में काफ़ी वर्कलोड है, पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? आप जिला स्तरीय अस्पताल से लेके चलेंगे, मान लीजिए किसी पेशेंट को फीवर है, फीवर का इलाज नहीं करेंगे, हो सकता है पेशेंट निमोनिया से ग्रसित हो जाए, हो सकता है पेशेंट ARDS में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाए। तब क्या होगा, उसको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। और हमारे यहाँ वेल स्ट्रक्चर वेल प्रिपेयर्ड आईसीयू या तो
रिम्स में है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ सब वहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी खर्चे हैं जी। उस केस में हमें क्या करना है कि जिला स्तरीय में टेली आईसीयू की स्थापना होनी चाहिए ताकि वहाँ के डॉक्टर्स विशेषज्ञ से परामर्श ले सके, क्योंकि बहुत सारे वैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर सपोज दैट की समझ में नहीं आता है कि क्या बीमारी हो सकती है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है, क्या अभी उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए, वैसे केस में वो टेली आईसीयू काफ़ी कारगर होगा। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको इनसे जोड़ना चाहिए। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि क्रिटिकल केयर जैसे डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं और जो मेडिसिन्स हैं, तो कई बार सरकारी अस्पतालों में आप लोगों पर भी दबाव होता है कि दवाएं जो हैं वो उसकी सरकारी ही लिखनी है, तो क्या हम उन सरकारी दवाओं पर ही मतलब इलाज कर पाते हैं या हमें कुछ बाहर की दवाएं भी मंगानी पड़ जाती हैं? काफ़ी जटिल प्रश्न है आपका, बट यस, आप देखेंगे कि मैं तकरीबन 100-108 इंस्टीट्यूट घूम चुका हूँ जी। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैंने देखा है कि इतनी सारी दवाएं फ्री में गवर्नमेंट ने दी है, ये काबिले तारीफ है। दूसरी चीज, बीमारियां अगर लाख होंगी तो जाहिर सी बात है कि दवाएं भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी। हर टैबलेट से लेके हर इंजेक्टेबल को प्रोवाइड करना ये कुछ दिक्कत आती है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है इंडेंट करने की। आयुष्मान कार्ड है, हाँ। जो मरीज वहन नहीं कर सकते हैं, हाँ, इसके चूंकि वर्कलोड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, कम्युनिकेशन गैप आएगा। उस केस में दवा तो देना है, बीमारी तो ये सोचेगा नहीं कि आप कहाँ से उसको दवा चाहिए, तो वैसे केसों में हम लोग दवा इंडेंट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग सुधारने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं ताकि वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए जी। एक चीज़ आपने कहा कि ये जो गुणवत्ता जो है ये क्रिटिकल केयर में हमेशा जो बेड को लेकर के बड़ा मारामारी रहती है, आप भी देखते हैं। ये हम लगता है कि झारखंड में नहीं, ये देश के सभी जो क्रिटिकल केयर जो विंग है वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के लोगों चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव रहता है। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके चलते हम बेड की समस्या को कम कर पाए या उसके शिफ्टिंग को हम मरीज को जैसे कोई लेवल हो कि फर्स्ट लेवल में अगर हम रखें, सेकेंड लेवल में रखें, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और कहाँ तक सुधार की जरूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो एट रैंडम सारा फैसिलिटी आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यस, हमें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, पेशेंट को सेग्रीगेट करना है कि भाई ट्राइएज सिस्टम के द्वारा कि किस मरीज को आईसीयू की जरूरत है, किसको वार्ड में शिफ्ट करना है। आपने देखा होगा कोविड में हम लोगों ने, झारखंड ने काफी सराहनीय काम किया था इसमें जी। ना ही यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी, हमारे यहाँ पेशेंट ठीक होने का दर भी काफी अच्छा था। ट्राइएज सिस्टम लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, आप स्टेप डाउन, पेशेंट डिस्चार्ज योग्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मरीज को रखे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वैसे कि जब डिस्चार्ज पेशेंट को करते हैं तो उसको स्टेप डाउन यूनिट में रखना चाहिए ताकि जो वाकई जटिल बीमारियों से ग्रसित मरीज है जिनको आईसीयू की ज़रूरत है उनको उस आईसीयू में भर्ती किया जा सकते हैं। तो ये एक कॉमन प्रोसीडियर, वो उस चीज़ को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। और ये ट्राइएज सिस्टम, डिस्चार्ज प्रणाली, ये सब हेल्थ पीपीपी मॉडल को भी इसमें आप लागू कर सकते हैं, तभी ये कारगर साबित होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो मरीजों का जो दबाव है, आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की कमी है, बावजूद क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञों की क्या स्थिति है सर? माने क्या हम क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स सक्षम हैं भारत में, या झारखंड में उतने हैं कि हम आबादी के हिसाब से उतने लोगों को संभाल पा सकते हैं? देखिए, झारखंड में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डीएम की पढ़ाई चल रही है। आप कुल अनुपात में अगर देखिएंगे इंडिया में डीएम क्रिटिकल केयर सीट्स की संख्या काफ़ी कम है और एमडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन होता नहीं है, ये सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। उस केस में हमारे यहाँ रांची के या
आसपास के जो जिलों में अस्पतालों में देखेंगे तो इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर में कौन काम करता है? क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, मेडिसिन वाले डॉक्टर्स भी काम करते हैं जो अपनी रुचि रखते हैं या जिनको पसंद है गंभीर मरीजों को टैकल करना। तो उस अनुपात में डॉक्टर्स की संख्या तो काफी कम है हमारे झारखंड में। एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर में हम किन किन मरीजों का इलाज करते हैं, थोड़ा ये पता चल जाए। और ये एक सिस्टम है क्या कि किन मरीजों को क्रिटिकल केयर में लाना चाहिए, या सभी गंभीर मरीजों को क्रिटिकल केयर में भर्ती करा देना चाहिए, या किन मरीजों को हम ला सकते हैं क्रिटिकल केयर में? देखिए, एडमिशन रेट और किन मरीजों का एडमिशन आईसीयू में होना चाहिए, उसके लिए मरीज सांस लेने में दिक्कत है, मरीज को सपोर्ट, वैसे मरीज जिनको बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता है, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, या तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए, ऑक्सीजन हाई डिमांड, ऑक्सीजन में कम हाई फ्लो की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, एनआईवी की आवश्यकता है, पेशेंट को पैरालाइज करके रखना है, पेशेंट को प्रोन करके रखना है, या मतलब कि जिनकी हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी है, जो हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी जिन पेशेंट्स का है, उन पेशेंट्स को हम लोग आईसीयू में भर्ती रखते हैं ताकि उनकी जान को तुरंत सेव किया जा सके। एक चीज और जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों में हम लोगों ने सुना है कि कोमा में चले जाते हैं मरीज, ठीक है, तो क्या कोमा से मतलब वो भी क्रिटिकल केयर का पार्ट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से? क्या वो कोमा में जो मरीज चले गए हैं वो वापस लौट पाते हैं, ये या मिरेकल ही होता है ये इस टाइप का? कोमा जो बोल रहे हैं, एक आम मेडिकल लैंग्वेज में जीसीएस उसको बोलते हैं हम लोग जी, कि पेशेंट का जीसीएस कैसा है, पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पहले तो ये चीज को देखना पड़ेगा कि कोमा में पेशेंट वाकई है या नहीं, कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है। अगर पेशेंट मान लिया जाए कि कोमा में मतलब बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको फिर देखना पड़ेगा कि पेशेंट की आंख की पुतली फैली हुई है, लाइट से रिएक्टिव है या नहीं, मतलब कि पेशेंट ब्रेन डेड तो नहीं है। ये सारी चीजें, इन सब चीजों को देखते हुए अचानक से बोल देना है कि पेशेंट कोमा में है, ये कहना मतलब पूर्णतः सत्य नहीं होगा। पेशेंट को पहले आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि पेशेंट वाकई कोमा में है या नहीं। कोमा का मतलब हो गया कि ब्रेन डेड है, पेशेंट कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वैसे स्थिति में फिर इसको रूल आउट करके, बहुत सारे पेशेंट में जो इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट होते हैं, जब उनकी मान लीजिए किसी ने कोई पॉइजन लिया, तो वैसे पेशेंट बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट को हम लोगों ने सेव किया है जी। एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये क्रिटिकल केयर में माने अलार्मिंग मतलब सिचुएशन कब आता है, जब मरीज जो है अपने आप को ये समझे कि अब मुझे जो है क्रिटिकल केयर में, माने परिजनों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अब वो क्रिटिकल केयर के सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें एक ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां ये सुविधाएं मौजूद हों। वो कौन कौन से लक्षण या कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हमको तत्काल यहाँ पर जीवन बचाने के लिए आना चाहिए? पेशेंट मान लीजिए गैस्पिंग कंडीशन में है, पेशेंट आप देख के ये अनुमान कर सकते हैं पेशेंट सांस ले रहा है, तेजी से सांस की रफ्तार ज्यादा है, तेजी से है जी। आप देखेंगे कि पेट के बल सांस ले रहा है, पेट से सांस ले रहा है, छाती के जगह पे। हाँ जी। तो वैसे केस, दूसरी चीज आप देखेंगे कि पेशेंट डिसओरिएंटेड है, कुछ बोल नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो वैसे केसों में एस्पिरेशन की संभावना ज्यादा होती है जी। वैसे पेशेंट्स को भी आईसीयू की जरूरत होती है। या पेशेंट को फिर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको टच करने, आप उसको टच कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, नहीं हो रहा, तो फीवर को पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, या पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, उसके साथ उसको आमतौर पे आपने देखा होगा हाई ग्रेड फीवर वाले पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और सांस की रफ्तार ज्यादा है, मतलब उनको सपोर्ट चाहिए, ब्लड प्रेशर उनका नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा। वैसे केस में मॉनिटरिंग चाहिए। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि वैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देके उनको मॉनिटर करना, उनके वाइटल्स को स्टेबल करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य। सर एक चीज और ये होना चाहिए, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये स्थिति नहीं आए, हमारी जीवन शैली कैसी हो कि हम जो गंभीर अवस्था में पहुंचे ही नहीं, इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल
कैसा होना चाहिए सर? देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज, जस्ट आई टोल्ड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। खान पान की शैली अच्छी होनी चाहिए, नियमित व्यायाम करें, टहलें, वॉकिंग जरूरी है। इसके सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं जो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे आईसीयू में न्यूरो पेशेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, ये सब इन्फॉक्शन, ये सब टाइप के पेशेंट जो है, बीमारी है बहुत, ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन चीज़ है, हाइपरटेंशन, लेकिन लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं। आपको एक सर्टेन एज के बाद, 45-50 के बाद, एक डॉक्टर के परामर्श में रहना ही चाहिए। शुगर आप जांच करवाएं, ब्लड प्रेशर जांच करवाएं, ताकि आप उनको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नियमित समय पे उसका इलाज संभव हो सके। जी, जागरूकता अभियान इसलिए जरूरी है। मैं रांची क्रिटिकल केयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैंने काफ़ी प्रोग्राम भी इसके लिए करवाए हैं, ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि हमें कैसे अपनी जीवन शैली को बनाना है, किन की चीज़ों को ध्यान रखना है। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अपने लाइफस्टाइल को हमें बदलना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है। तो 45 की उम्र के बाद से हमें नियमित जांच करानी है, अपनी जैसे रूटीन जांच, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, तो हम क्रिटिकल केयर यानी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से बचेंगे और इनके डिपार्टमेंट यानी कि क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में जाने से बच जाएंगे। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।